हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जीके विद मी। तो आज के इस क्लास में हम स्टार्ट करेंगे हरियाणा जीके को पढ़ना। मैंने आपको पहले भी जो दूसरी स्ट्रेटेजीज वीडियोस थी उसमें बताया था कि हम हमारी जो हरियाणा जीके की सीरीज है उसे स्टार्ट कर रहे हैं। ये हरियाणा जीके की क्लासेस आप चाहे कोई भी हरियाणा का एग्जाम दे रहे हो उन सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इन क्लासेस में हम टारगेट लेकर चलेंगे 11 डेज में हमारी जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको कंप्लीट करने का, क्योंकि अभी आपके पास कम टाइम है और मुझे लगता है कि इससे बेस्ट मेथड जो है आपको हरियाणा जीके को कंप्लीट करने का कोई नहीं हो सकता है। मान लो अगर आप हरियाणा का जो डिस्ट्रिक्ट है वो सारी कवर कर लेंगे तो ये मानकर चलिए कि आपकी मोस्ट ऑफ हरियाणा जीके जो है वो यहां से कंप्लीट हो जाएगी, या फिर ऐसा लगा लो कि आपका एक बेस बन जाएगा अच्छा सा। तो ये आपके एचटेट को ध्यान में रखकर बनाई जा रही हैं क्लासेस। इसके साथ साथ अगर मान लो आप एचसीएस एग्जाम जो आगे अपकमिंग 2024 में एचसीएस का एग्जाम होगा उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जो एचसीएस के स्टूडेंट है उन्हें गाइड किया जाता है कि आप अरिहंत की बुक में से पढ़िए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है अरिहंत की जो बुक है ना, जिसने अच्छे से रीड की है, अरिहंत की बुक में बहुत सारी मिस्टेक्स हैं और वो मिस्टेक्स हम तभी फाइंड आउट कर सकते हैं जब हमने हरियाणा जीके को कहीं ना कहीं से पहले पढ़ा हो। तो ये आपके सभी एग्जाम को ध्यान में रखकर बनाई गई हैं ये क्लासेस। इसके साथ साथ आपका जो भी टीजीटी पंजाबी का एग्जाम है, जो एचएसएससी टीजीटी का एग्जाम लेने जा रही है, इसके साथ साथ हरियाणा के अदर एग्जाम्स की जो डेट शीट आई है उन सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से इक्वली इंपॉर्टेंट है। एंड ये आप एक तरीके से रिवीजन भी लगा सकते हैं अपनी। तो आप इन क्लासेस को ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से सुनिएगा, ये आपके लिए बहुत जरूरी रहने वाले हैं। इनमें सभी पॉइंट्स जो हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे। इसमें हम डेली की 2 डिस्ट्रिक्ट करेंगे और 11 डेज का टारगेट रखेंगे। 11 डेज में हम हमारी सभी डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो कंप्लीट कर देंगे। तो एचटेट में ये आपके 10 मार्क्स जो है वो कंप्लीट कर देगी। एक मार्क्स भी जो है एचटेट में वो इंपॉर्टेंट होता है। तो अब स्टार्ट कर देते हैं हम इस क्लास को। सबसे पहले लिखा है यहाँ पर आज की जो हमारी क्लास है उसमें मैं आपको करनाल डिस्ट्रिक्ट और इसके साथ साथ रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के बारे में पढ़ाने वाली हूँ। तो ये हमारी 2 डिस्ट्रिक्ट्स जो है वो इस क्लास में कंप्लीट होने वाली हैं। तो आज जो स्टार्ट किया है मैंने वो करनाल डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट किया है, क्योंकि आपका जो हरियाणा फॉर्मेशन हुआ था हरियाणा का 1 नवंबर 1966 को, कल ही हमारा हरियाणा दिवस था। तो जो हमारा हरियाणा पंजाब से अलग हुआ तब आपको पता होना चाहिए कि हरियाणा जब पंजाब से अलग हुआ तो हरियाणा के पास पंजाब का टोटल 35% एरिया आया था। तो जब 35% एरिया आया तो उसमें से हरियाणा के पास में 7 जिले अस्तित्व में आए थे, यानी कि हरियाणा को पंजाब में से 7 जिले मिले थे जो इस प्रकार से थे जैसे घर जम्मू कश्मीर में। तो ये आप इसे ट्रिक से याद रख सकते हैं, घर जम्मू कश्मीर में। जी से आपका गुरुग्राम हो जाएगा, एच से हिसार, ए से अंबाला, आर से रोहतक, जे से जींद, के से करनाल और एम से महेंद्रगढ़। तो आज की जो हमारी क्लास है वो करनाल डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट होने वाली है। करनाल डिस्ट्रिक्ट जिसे हम कर्ण नगरी के नाम से भी जानते हैं, राजा कर्ण के नाम पर इस डिस्ट्रिक्ट का जो नाम है वो क्या रखा गया, करनाल या फिर कर्ण नगरी रखा गया। क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं तो इसका जो क्षेत्रफल है वो 2520 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। तो यानी कि यहाँ का जो एरिया है वो भी अच्छा खासा है। हेडक्वार्टर इसका करनाल में ही है। आपके हरियाणा में अब ओनली 1 डिस्ट्रिक्ट है जिसका हेडक्वार्टर अलग है। तो जो वो महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट है उसका हेडक्वार्टर आपसे पूछा जाए तो वो नारनौल में है। पहले मेवात भी ऐसा जिला था जिसका हेडक्वार्टर जो है वो अलग था, नूह में था, लेकिन अब जो डिस्ट्रिक्ट है उसका नाम ही नूह कर दिया गया है। तो आपके हरियाणा में अब ओनली 1 डिस्ट्रिक्ट ऐसी रहती है जिसका हेडक्वार्टर महेंद्रगढ़ में ना होकर नारनौल में है। अब पूछेंगे हेडक्वार्टर क्या होता है। हेडक्वार्टर का मतलब है कि एडमिनिस्ट्रेशन के जो काम होते हैं, जो भी ऑफिस वर्क होते हैं वो सभी के डिस्ट्रिक्ट में होते हैं। बट महेंद्रगढ़ ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसके जितने भी काम हैं, जो भी इसके ऑफिशियल काम है वो इसके डिस्ट्रिक्ट में ना होकर नारनौल में होते हैं। तहसीलों की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर कुछ तहसीलें हैं जैसे करनाल है, असंध है, घरोंडा है और इंदरी है। सॉरी हमारी लाइट चली गई है, 1 सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा मैनेज कर लेना, हमारी लाइट जो है वो चली गई है तो एक बार आप थोड़ा मैनेज कर लेना, कैमरा वगैरह में दिक्कत हो तो यहाँ पर जो है खंड की बात की जाए तो इंदरी जो है यहाँ पर खंड है। इसके साथ साथ करनाल, नीलोखेड़ी, चिड़ाव, घरोंडा और असंध, ये सभी क्या है यहाँ पर इसके खंड दिए गए हैं। तो ये बस आपको एक बार रीड करने हैं, इनको रटने की नीड नहीं है, ये बस इसलिए है ताकि हमारी नजरों में से निकल जाए एक बार। और अगर मान लो क्वेश्चन पेपर में आ भी जाता है इनमें से कुछ तो हम उसको टिक कर पाए।
तो यहाँ पर तहसीलें करनाल है, असंध है, घरोंडा है और इंद्री है। इसके साथ साथ खंड की बात करते हैं तो इंद्री, करनाल, नीलोखेड़ी, चिड़ाव, घरोंडा और असंध है। जनसंख्या की बात कर लेते हैं तो 15 लाख प्लस की जनसंख्या यहाँ पर रहती है, तो अच्छी खासी जनसंख्या हम कह सकते हैं इसको। हरियाणा की टोटल जनसंख्या की बात की जाए तो 2,53,51,462 का आंकड़ा हमारे हरियाणा में जनसंख्या का है। तो 2,53,51,462 का आंकड़ा किसका है? टोटल जनसंख्या का है, जिसमें से 15 लाख जनसंख्या करनाल जिले में निवास करती है। लिंगानुपात की बात की जाए तो 887 जो यहाँ का लिंगानुपात है वो 887 है। साक्षरता दर की बात की जाए, वैसे अगर हमारे मतलब हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा का लिंगानुपात 879 है, लेकिन अब ये भी बढ़कर 13 या 14 के आसपास हो गया है। तो जो भी आपको न्यू आंकड़ा पूछा जाता है आपसे एग्जाम में, मतलब अगर आपके पास में न्यू ऑप्शन आता है तो आप ये लगाकर चलेंगे कि आपसे न्यू वाला आंकड़ा पूछा गया है। साक्षरता दर की बात कर लेते हैं तो 74% करनाल में पढ़े लिखे लोग हैं, तो अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग हैं यहाँ पर। जनघनत्व की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर 597 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में जनघनत्व है। इसके बाद हम हरियाणा के उपनाम की बात कर लेते हैं कि हरियाणा को हम किस किस नाम से जानते हैं। तो हरियाणा को हम कर्ण नगरी के नाम से जानते हैं। राजा कर्ण के नाम पर इसका नाम क्या रखा गया है? कर्ण नगरी रखा गया है। इसे हरियाणा का पेरिस कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है जो ये करनाल शहर है, करनाल डिस्ट्रिक्ट है, इसको आधुनिक तरीके से बसाया गया था, तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? हरियाणा का पेरिस। धान का कटोरा है क्योंकि यहाँ पर जो चावल वगैरह है वो सबसे ज्यादा पाया जाता है और बेस्ट क्वालिटी होती है। एग्रो हब कहा जाता है इसको, हम क्या कहते हैं? एग्रो हब के नाम से जानते हैं। आधुनिक पद्धति से बसाया गया क्या है? ये शहर है और हरियाणा का क्या है? पेरिस है। करनाल क्या है? यहाँ पर सबसे छोटा नगर निगम है, तो ये याद रख लेना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि नगर निगम से क्वेश्चन आ जाते हैं। पहले आपके 10 नगर निगम थे, लेकिन आपके आज 11 नगर निगम है। नया नगर निगम जो है वो मानेसर को ऐड किया गया है। तो ये सारे जो पॉइंट्स मैं बताती जा रही हूं आपको, आप कहीं ना कहीं नोट कर लेना या फिर इसको अच्छे से सुन लेना, तो इतना भी आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। हरियाणा के मध्य पूर्व में ये स्थित है। इसके बाद अब हम करनाल के इतिहास की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो क्लासेस है ना, ये आपकी बहुत ज्यादा लेंथी भी नहीं रहेंगी और आपकी जो एक टाइप से रिवीजन भी हो जाएगी और आपका टाइम भी यहाँ पर कंज्यूम हो जाएगा और 2 डिस्ट्रिक्ट एक दिन में तैयार हो जाएंगी। इतिहास की अगर हम बात करते हैं तो महाभारत के समय राजा कर्ण के द्वारा दी गई थी, मतलब की गई थी, सॉरी, इसकी स्थापना जो है वो किसके द्वारा की गई है? राजा कर्ण के द्वारा। तभी तो इसके इन्हीं के नाम पर इसे कर्ण नगरी के नाम से हम जानते हैं। 1739 में इसे नादिर शाह ने मोहम्मद शाह को हराकर अपने कब्जे में कर लिया था। तो 1739 में मोहम्मद शाह और नादिर शाह के बीच में यहाँ पर क्या हुआ है? युद्ध हुआ था, जिस युद्ध में जो ये नादिर शाह था ये जीत गया और मोहम्मद शाह रंगीला जो था वो हार गया था। और नादिर शाह जो है यहाँ से क्या लेकर गया था? तख्ते ताउस लेकर गया और कोहिनूर हीरा लेकर गया था। तो 1739 में यहाँ पर करनाल में लड़ाई हुई थी। करनाल जिले में झीलों की बात कर लेते हैं तो यहाँ की जो इंपॉर्टेंट झील है जिसमें से क्वेश्चन आते हैं, तो इसका नाम राजा कर्ण के नाम पर ही रखा गया है, तो इसका नाम है कर्ण झील। ये राजा कर्ण के नाम पर रखी गई थी। ऐसा माना जाता था कि जब राजा कर्ण यहाँ से स्नान करके जाते थे तो रास्ते में जितने भी गरीब और जितने भी ऐसे लोग थे जिन्हें किसी न किसी सहायता की जरूरत थी, तो ये उन्हें दान दिया करते थे। ये उनको कभी मना नहीं करते थे, तो ऐसे दान देते जाते थे। तो इस वजह से इनका नाम दानवीर कर्ण भी रखा गया है और इन्हीं के नाम पर इस झील का नाम क्या रखा गया? कर्ण झील रखा गया है। इसे हम चक्रवर्ती झील के नाम से भी जानते हैं। इसी के साथ ओसीएस नामक यहाँ पर, मतलब इसके साथ क्या है, यहाँ पर ओसीएस नाम का एक पर्यटन स्थल भी स्थापित किया गया है। आप कभी करनाल में गए होंगे तो आपने देखा होगा रोड साइड पर ही इसका एक ऐसे इस तरीके से लगा नहीं होता जहां पर लिखा होता है, तो लिखा जाता है कर्ण झील। जब भी आप गए होंगे, विजिट किया होगा, तो आपने देखा होगा। कर्ण झील में ही कर्ण अक्सर स्नान किया करते थे और यहीं पर उन्होंने अपने कवच और कुंडल राजा इंद्रदेव को क्या दे दिए थे? दान में दे दिए थे। तो इतने पॉइंट जो है वो याद रख लेने हैं। आई होप यहां तक समझ आए होंगे। अब ये आपके उसमें जैसे आपका जो सिलेबस है HTET का, वहां पर दे रखा है आर्ट एंड कल्चर। तो यहाँ से आपके देखो, ये अगर आप डिस्ट्रिक्ट पढ़ेंगे तो डिस्ट्रिक्ट पढ़ने का ये फायदा होगा आपको यहाँ से मेले, डांस, पर्सनैलिटीज, ये सारे के सारे भी सीखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर जो ये है आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा।
तो अगर डिस्ट्रिक्ट पढ़ लेते हैं तो आपकी मोस्ट ऑफ हरियाणा जीके जो है वो कंप्लीट हो जाती है। करनाल के मेले की बात कर लेते हैं तो बाबा सिमरन दास का मेला लगता है करनाल इंद्री में। तो सिमरन कौन करते हैं, ऐसे याद रखना, राजा इंद्र क्या करते हैं, सिमरन करते हैं। तो बाबा सिमरन दास का मेला कहाँ लगता है, करनाल इंद्री में लगता है। तो ऐसे याद रखना है, सिमरन और राजा इंद्र याद रख लेना। तो सिमरन कौन करते हैं, इंद्र करते हैं। तो बाबा सिमरन दास का मेला कहाँ लगता है, इंद्री में लगता है। देवी के मेले की बात की जाए तो पटहेड़ा गांव में लगता है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि देवी का जो मेला है वो बहुत सारे प्लेसेस पर लगता है। गोगा पीर का मेला खेड़ा गांव में लगता है, ये याद रख लेना। पांडु का मेला, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया और ये PYQ क्वेश्चन भी है। तो पांडु का मेला जो है पपहाना गांव में लगता है। पैसे पांडु है, पैसे पपहाना है, ठीक है ना। तो पांडु और पपहाना, पांडु का मेला कहाँ लगता है, पपहाना गांव में लगता है। ये भी छड़ियों का मेला भी आपका इंपॉर्टेंट है, इसको भी डबल टिक कर लेना। छड़ियों का मेला जो है ये अमपुर गांव में लगता है। तो छड़ियों के मेले की बात की जाए तो कहां पर है, ये अमपुर गांव में है। परासर के मेले की बात की जाए तो परासर का मेला आपके तरावड़ी में है, तरावड़ी आपके करनाल में है। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। तो ये तीन जो मैंने अभी आपको बताए नीचे वाले लास्ट वाले, इसमें से पांडु का मेला, छड़ियों का मेला और परासर का मेला, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। तो पैसे पांडु, पैसे पपहाना, छड़ियों का मेला अमपुर, इसके साथ साथ परासर, परासर तरावड़ी में है, ठीक है। तो ऐसे याद रखना, तरावड़ी में लड़ाई हुई थी तो लोग क्या हो गए थे, पसर गए थे। याद करने का तरीका है ना। तो तरावड़ी में परासर का मेला, अमपुर आम खाएंगे तो छड़ी लगेंगी, तो अमपुर क्या है, छड़ियों का मेला, पांडु पपहाना। तो ये तीनों याद हो गए होंगे आपको जो मैंने अभी आपको बताए हैं। और बाबा सिमरन दास कौन है, इंद्र, ठीक है ना। तो ये सारे याद रखने के हमारे तरीके होते हैं जिससे कि हम इसको रिलेट कर पाए किसी भी एग्जाम में, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, करनाल के मकबरे पढ़ लेते हैं। तो करनाल के मकबरे में सिर्फ मीरा साहिब का मकबरा ही फेमस है, तो आपको इतना ही याद रख लेना है। मीरा साहिब का जो मकबरा है वो करनाल के मकबरों में मीरा साहिब का मकबरा आता है। करनाल की अगर यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो फर्स्ट जो हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी है, बागवानी यूनिवर्सिटी है, वो कहां पर स्थापित की गई, आपके करनाल में स्थापित की गई है। 2014 से 15 का जो बजट था उसमें हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं उनके द्वारा घोषणा की गई थी यहां पर हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी स्थापित करने की। तो इसे हम महाराणा प्रताप बागवानी यूनिवर्सिटी के नाम से भी जानते हैं। तो इसके साथ साथ जो कल्पना चावला यूनिवर्सिटी है ये कुटेल करनाल में है। सॉरी, ये VC जो है ना इस हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी के हैं, तो ये आपको यहाँ पर याद रखने हैं। तो जो ये VC है, विजेंद्र कुमार IAS अधिकारी हैं, ये करनाल जो हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी है वहां के VC हैं। कल्पना चावला यूनिवर्सिटी कुटेल करनाल में स्थापित की गई है और ये मेडिकल यूनिवर्सिटी है और कल्पना चावला के नाम पर इसको स्थापित किया गया है। तो इतना याद रख लेना है, ठीक है ना। तो जो जो पॉइंट मैं आपको बताती जा रही हूँ, समझाती जा रही हूँ, उनको याद रखते जाना है, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं, इनको नोट कर सकते हैं किसी में। करनाल के मंदिरों की बात कर लेते हैं तो ये आर्ट एंड कल्चर में ही आ जाता है। तो आपके सिलेबस में भी आर्ट एंड कल्चर दिया गया, तो वहां से आप इसको ज्वाइन मतलब ऐड कर सकते हैं अपने सिलेबस में। ऐसा मतलब यहाँ से आपको हेल्प होने वाली है। तो करनाल के मंदिर में यहाँ पर सीता माई का मेला है, पांडु का मंदिर है, पांडु, और मैंने अभी आपको यहाँ का मेला भी बताया था, पांडु का मेला लगता है और पांडु का यहाँ पर मंदिर भी है। परासर का मेला लगता है और यहाँ पर क्या है, परासर का मंदिर भी है। कर्णेश्वर, राजा कर्ण के नाम पर ही यहाँ पर क्या है, कर्णेश्वर मंदिर है। अब यहाँ करनाल की कुछ फेमस पर्सनैलिटीज की बात कर लेते हैं हम, जो इंपॉर्टेंट हो सकती है हमारे लिए। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं सुमित सांगवान। सुमित सांगवान जो है करनाल के रहने वाले हैं। इसके साथ साथ अनीश भनवाला जो कि शूटर है, ये भी कहां से बिलोंग करते हैं, करनाल से बिलोंग करते हैं। तो इनमें से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। कल्पना चावला करनाल की रहने वाली थी, इनका जन्म जो है 17 मार्च 1962 में हुआ था, कहीं कहीं पर अप्रैल 1961 भी लिखा है, तो ये आप याद रख सकते हैं। इनका जो जन्म है वो 17 मार्च 1962 में हुआ है। मृत्यु की बात कर लेते हैं तो 1, 2, 3 से याद रख लेना। 1, 2, 3 जब ये स्पेस से वापस आ रही थी, अंतरिक्ष यान से वापस आ रही थी, तब इनकी क्या हो गया था, जो यान था वो क्रैश हो गया और वहां पर उनकी डेथ हो गई थी। तो 1, 2, 3 को इनकी डेथ होती है और 17 मार्च 1962 को इनका जन्म होता है। इंडिया में बोर्न हुई थी, लेकिन नागरिकता जो है, इन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स की नागरिकता ले रखी थी और वहीं पर ही इन्होंने जीन पियरे से शादी भी की थी।
इनका नासा में चयन की बात की जाए तो 1994 में नासा में चयन हो गया था इनका। अभी थोड़े टाइम पहले ही कल्पना चावला के जो फादर हैं उनकी डेथ हुई है, और इनके जो पेरेंट्स थे वो कभी नहीं चाहते थे कि जो कल्पना चावला हैं वो ऐसे मतलब यूनाइटेड स्टेट्स में जाएं। इसके साथ साथ नासा में चयन हुआ 1994 में। 1997 में पहली बार कोलंबिया यान से स्पेस में गई थी ये। इसके साथ साथ दूसरी बार जब ये स्पेस में गई, जब ये लास्ट टाइम गई थी STS-107 से 2003 में, एंड देन इनकी डेथ हो गई थी। इसमें 7 क्रू मेंबर्स भी शामिल थे। तो आपसे पूछा जा सकता है स्पेस में ये कितने टाइम्स तक रही थी, तो 31 डेज 14 आवर्स एंड 54 मिनट्स तक ये स्पेस में रुकी थी। तो इतने पॉइंट्स जो मैंने आपको कल्पना चावला से रिलेटेड बताए हैं ये आपको याद रखने हैं। जन्म इनका 17 मार्च 1962, मृत्यु 1, 2, 3, नासा में चयन 1994, 1997 में कोलंबिया यान में गई, इसके बाद STS-107 2003 में लास्ट टाइम ये स्पेस में गई थी। 7 क्रू मेंबर्स इनके साथ में शामिल थे। वैसे इंडियन बॉर्न थी लेकिन नागरिकता इन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स की ले रखी थी। तो यहां तक के पॉइंट समझ गए होंगे आप। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट्स पर चलते हैं। फैक्ट्स रिलेटेड टू करनाल। करनाल से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हम पढ़ लेते हैं। करनाल में मधुबन में पुलिस ट्रेनिंग सेंटर स्थापित किया गया, सभी जानते हैं आप इसके बारे में। हरियाणा का जो पहला सैनिक स्कूल है वो कहां पर स्थापित किया गया था, कुंजपुरा करनाल में। डबल टिक लगा लो, ये एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। तो हरियाणा का पहला सैनिक स्कूल कुंजपुरा करनाल, और करनाल के घरोंडा में हरियाणा की पहली NCC अकेडमी भी स्थापित की गई है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो आपसे पूछा जाए हरियाणा की पहली NCC अकेडमी कहां पर है, तो घरोंडा में है। अभिमन्यु के बेटे परीक्षित ने करनाल के असंध को क्या बनाया था, अपनी राजधानी बनाया था। ये भी PYQ क्वेश्चन है, HSSC ने बहुत बार पूछा है एग्जाम में। इसके साथ साथ पाकिस्तान के पहले PM लियाकत अली खान का जन्म भी कहां पर हुआ था, करनाल में हुआ था, लेकिन बाद में ये पाकिस्तान में चले गए। करनाल में गांधी मेमोरियल हॉल स्थापित किया गया है। अगर यहाँ की फेमस रिवर की बात की जाए तो करनाल की जो मुख्य नदी है वो यमुना नदी है। आपसे पूछा जा सकता है यमुना नदी की जो सबसे अधिक लंबाई है वो हरियाणा के कौन से जिले में है, तो वो आपके करनाल में ही है। नेशनल हाईवे 44 पर स्थित है करनाल आपका। भावांतर भरपाई योजना की शुरुआत आपके करनाल से होती है, तो ये आपका बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। जब इसकी शुरुआत की गई थी तो इसमें 4 फसलें शामिल थी, जैसे टमाटर, प्याज, आलू और फूल गोभी, लेकिन आज ना इसमें और भी फसलों को ऐड कर दिया गया है। और इसकी शुरुआत अगर पूछा जाए तो 2018 में हुई है। अब देखो आपके सिलेबस में, एस्टेट के सिलेबस में वेलफेयर स्कीम्स ऑफ हरियाणा दी गई हैं, तो अगर आपको यहां से पढ़ लेंगे, डिस्ट्रिक्ट्स पढ़ेंगे, तो कितनी हेल्प मिलेगी आपको। इसके बाद करनाल में यहां पर लड़ाकू हवाई अड्डा भी स्थापित किया गया है। गोवर्धन योजना की बात कर लेते हैं, तो यहां से करनाल से गोवर्धन योजना की शुरुआत हुई थी। सरकार मतलब यहां पर गोवर्धन योजना जो है, सरकार ऐसे लोगों को ना इसमें कुछ फंड देती है, कुछ पैसे देती है, या कुछ डिस्काउंट कह सकते हैं, तो जो बायोगैस प्लांट्स वगैरह लगाना चाहते हैं या अपने गांव में गैस संयंत्र स्थापित करना चाहते हैं उसके लिए, तो ये गोवर्धन योजना है, करनाल से शुरू की गई थी। इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस संस्थान जो है ये भी करनाल में ही स्थापित किया गया है। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका NDRI, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। पहले ये जब स्थापित किया गया था 1989 में इसकी स्थापना हुई थी बंगलुरु में। तब इसका नाम ना इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ डेयरी एंड फार्मिंग था, लेकिन बाद में इसका नाम चेंज कर दिया गया। तो ये जो NDRI नेम है, इसका NDRI नेम जो है, ईयर नहीं पढ़ना है, 1947 में इसका जो नाम है वो NDRI कर दिया गया और 1955 में इसको ट्रांसफर कर दिया गया। तो बस इतने ही पॉइंट याद रख लेना। इसके बाद गेहूं अनुसंधान निदेशालय 1965 में स्थापित होता है, ये भी आपके करनाल में है। CCSRI जो मिट्टी लवणता संस्थान है वो भी आपका करनाल में स्थापित किया गया है, और इसकी स्थापना 1969 में होती है, यानी कि जब आपका हरियाणा बना था 1966 में, इसके 3 साल बाद ही हमने यहाँ पर CCSRI की स्थापना कर दी। इसके बाद पशु आनुवंशिकी संस्थान राष्ट्रीय ब्यूरो, वैसे तो इसकी स्थापना 1984 में होती है, लेकिन ये जो ब्यूरो है ये 1 साल बाद यानी कि 1985 में बनता है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान भी कहां पर, आपके करनाल में ही है। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं वो आपको याद रखने हैं। सर्वाधिक घोड़े की बात की जाए तो ये भी आपके करनाल में पाए जाते हैं। हरियाणा का पहला अंतरिक्ष सुरक्षा विश्वविद्यालय करनाल में है। हवाई अड्डा जो है करनाल का 1967 में स्थापित किया गया था। तरावड़ी की
जो लड़ाई है ये इंपॉर्टेंट है आपकी। तरावड़ी की जो लड़ाई है वो 1191 और 1192 में हुई। पहली लड़ाई जो है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में होती है। इसमें पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं और गौरी हार जाता है। लेकिन सेकेंड टाइम फिर से ये नेक्स्ट ईयर लड़ाई करने आ जाता है। तो 1192 में जब लड़ाई होती है तो ये गौरी इसमें जीत जाएगा और पृथ्वीराज चौहान इसमें हार जाएंगे। तो ये दोनों लड़ाइयां याद रखनी है। इसके बाद करनाल में अटल पार्क है, 5 पीरों की मजार है, आदिति मंदिर है, सब्जी उत्कृष्टता संस्थान, ये इंपॉर्टेंट है। इंडो इजराइल यानी कि इसमें इजराइल जो है उसने हमारी हेल्प की है इसको स्थापित करने में। तो ये कहां पर है? करनाल घरोंडा में है और ये 2011 में स्थापित किया गया था। अभी यहाँ पर कुछ सब्जी एक्सपो भी मनाया गया, शायद वो 8th नंबर का सब्जी एक्सपो है जो अभी यहाँ पर मनाया गया है, जिसका उद्घाटन आपके कृषि मंत्री जेपी दलाल के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पर आपकी कंप्लीट हो जाती है करनाल डिस्ट्रिक्ट। इतने ही पॉइंट आपको याद रखने हैं करनाल डिस्ट्रिक्ट से, और क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी इसमें से चांसेस हैं आने के एग्जाम में, तो आप इनको अच्छे से पढ़ लेना। अब मैं स्टार्ट करने वाली हूँ रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट। तो हमारी सेकंड डिस्ट्रिक्ट जो है वो यहाँ पर स्टार्ट होने वाली है, तो अब इसको अच्छे से सुनना। 15 to 20 मिनट की ये वाली जो आगे क्लास रहने वाली है। तो यहाँ से आपका जो जितना भी सिलेबस है, जितने 2 डिस्ट्रिक्ट जो है हमारी आज की, वो कंप्लीट हो जाएंगी। तो हमारा टारगेट जो है ना वो 1 महीने में अपना सिलेबस कवर करना है। तो मैं चाहती हूँ कि आपका जो सिलेबस है वो आसानी से और जल्दी से कवर हो जाए, इसलिए हम इसको मैनेज करके चलेंगे कि हमें अपनी प्रिपरेशन को इतने दिन में अच्छे से कर लेना है। यहाँ पर रेवाड़ी जो है इसे हम पीतल नगरी के नाम से जानते हैं। तो ये पॉइंट, पहला पॉइंट जो लिखा है वही याद रख लेना है, पीतल नगरी रेवाड़ी। करनाल क्या था? कर्ण नगरी थी। इसके साथ साथ ये आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, यहाँ मैंने लिख ही दिया है, ये आप सभी को पता भी है। स्थिति की बात कर लेते हैं तो हरियाणा के दक्षिण भाग में स्थित है, यूं नीचे की तरफ आता है ये, मतलब जो साउथ साइड है वहां पर आपके रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट है। इसके उत्तर में झज्जर डिस्ट्रिक्ट है, पूर्व में गुरुग्राम है और पश्चिम में महेंद्रगढ़ और राजस्थान भी इसके साथ में सीमा साझा करता है। क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं तो 1594 वर्ग किलोमीटर एरिया में रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट है। वैसे मैंने आपको कहा था कि जो करनाल है वो 2000 प्लस एरिया ले रखा है उसने, ठीक है। यहाँ पर इसका एरिया देखो 1594 वर्ग किलोमीटर है। तो आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं रेवाड़ी का जो एरिया है वो एज कंपेयर टू करनाल कम है, यानी कि छोटी डिस्ट्रिक्ट है उससे। स्थापना की बात करते हैं तो 1 नवंबर 1989 को इसकी स्थापना होती है। 1 नवंबर 1989 को आपके हरियाणा में 4 जिले गठन में आते हैं, KRPY, जिसमें से ये R जो है ये रेवाड़ी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये याद रख लेना आपको। इसके साथ साथ जैसे मैंने आपको घर जम्मू कश्मीर में करके बताया था, तो वहां से आपको वो 7 डिस्ट्रिक्ट ये 1 नवंबर 1966 को बनती हैं और ये 4 डिस्ट्रिक्ट कब बनती हैं? आपके 1 नवंबर 1989 को बनती हैं। तो इतने पॉइंट्स जो हैं वो आपको याद रखने हैं। इसके बाद यहाँ पर ये KRPY कैथल है, रेवाड़ी है, यहाँ पर P से पानीपत और Y से यमुनानगर है। अब जनसंख्या की बात करते हैं तो 9 लाख प्लस जनसंख्या है, मतलब बहुत ज्यादा जनसंख्या वाला जिला नहीं है ये। जैसे करनाल मैंने बताया था 15 लाख प्लस जनसंख्या थी वहां की। जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं तो 565 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के एरिया में रहते हैं। लिंगानुपात की बात करें तो 898 लिंगानुपात है यहाँ का। साक्षरता दर यहाँ की देखो अच्छी है, वहां 74 के आसपास थी ना, यहाँ पर 80% जनसंख्या साक्षरता दर है। और एक पॉइंट भी आपको याद रखना है, अगर आपसे पूछा जाता है सबसे अधिक जो पढ़े लिखे लोग हैं वो कहाँ के हैं, तो आप क्या टिक करेंगे? उसमें गुरुग्राम टिक करेंगे, क्योंकि यही आंसर बनता है हमारा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए सबसे अधिक पढ़े लिखे पुरुष कहाँ के हैं, तब आप क्या टिक करेंगे? रेवाड़ी टिक करेंगे। रेवाड़ी के पुरुष जो है वो 90% के आसपास पढ़े लिखे हैं। तो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे पुरुष की बात की जाए तो आपको रेवाड़ी टिक करना होगा। अदरवाइज अगर सभी ऑल ओवर की बात करता है तो आप गुरुग्राम टिक करेंगे। ये पॉइंट समझ में आ गए होंगे जो मैंने समझाए हैं। इसके बाद 0 से 6 वर्ष का जो लिंगानुपात है वो 784 है। उपमंडल की अगर हम बात कर लेते हैं तो उपमंडल में रेवाड़ी है, कोसली है और बावल है। बावल जो है वो आपकी SC रिजर्व सीट है। आपको पता होना चाहिए विधानसभा की टोटल 90 सीट है, जिसमें से 17 सीट क्या है? SC रिजर्व्ड है, यानी कि रिजर्व्ड है, वो आरक्षित है। इसके साथ यहाँ पर तहसीलों की बात कर लेते हैं तो तहसील में रेवाड़ी है, बावल है, कोसली है और बावल SC रिजर्व सीट है। नदी की बात करेंगे तो साउथ की तरफ में जो मेन रिवर है वो आपके साहिबी नदी ही है, यही आपकी मेन रिवर है। साउथ की सबसे फेमस रिवर साहिबी है।
प्रमुख उद्योग धंधों की बात करते हैं तो धातु उद्योग यहाँ के फेमस है, तभी इसको हम पीतल नगरी के नाम से जानते हैं। यहाँ पर दाल है, तेल है और मिलें हैं, क्योंकि जो आपकी साउथ की पट्टी है ना, यहाँ पर बहुत ज्यादा मात्रा में जो दूसरी फसलें हैं उनका उत्पादन नहीं हो पाता, इसलिए यहाँ पर जैसे दाल, जैसे चने और ये तेल, सरसों, इनका प्रोडक्शन ज्यादा होता है, तो इसलिए दाल और तेल मिलें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। अभी जो आपका ये जो इकोनॉमिक सर्वे था उसमें दिया गया था रेवाड़ी के रामपुरा में ऑयल की एक वो लगाई जाएगी, मिल स्थापित की जाएगी, तो ये इसलिए यहाँ पर तेल मिले भी हैं। पर्यटन स्थल की अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पर जंगल बबलर है, सैंड पाइपर है, घंटेश्वर हनुमान मंदिर है, रेड मस्जिद है यहाँ पर, और राव तेज सिंह का तालाब है। तो यहाँ पर सैंड पाइपर को आप ऐसे याद रखना, जो रेवाड़ी है सैंड पाइपर, यानी कि हमने मिट्टी में क्या फेंकी है, सैंड में क्या फेंकी, रेवड़ी फेंकी, ठीक है ना। तो रेवाड़ी में क्या है, सैंड पाइपर, और किसमें चली गई, पाइप में, तो सैंड पाइपर कहां पर है, रेवाड़ी में है। घंटेश्वर कहां पर है, ये भी रेवाड़ी में है। आर से रेड मस्जिद है और आर से ही रेवाड़ी है। लाल मस्जिद की बात करेगा तो रोहतक टिक होगा, लेकिन अगर रेड मस्जिद की बात करता है तब आपको यहाँ पर रेवाड़ी टिक करना है। राव तेज सिंह का तालाब है यहाँ पर। इसके बाद हम पढ़ लेते हैं रेवाड़ी का इतिहास, यानी कि रेवाड़ी जो है वो कैसे फॉर्मेशन हुआ, इसका कैसे बना है। 1000 ईस्वी में, मतलब 1000 ईस्वी के आसपास की बात है, पृथ्वीराज चौहान के भतीजे थे राजा कदमपाल, इनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और औरंगजेब के समय में नंदराम नाम का अहीर था जिसने गढ़बोलनी गांव रेवाड़ी में अहीर शासन की स्थापना की थी। तो जो ये नंदराम अहीर है और ये जैसे गढ़बोलनी गांव है, ये सारा का सारा ना हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं, और ये सारा मैंने सारी क्लासेस मैंने अपने YouTube चैनल पर करा रखे, और हिस्ट्री मैंने इतने अच्छे से करा रखी है, अगर कोई एक बार कर लेगा ना वो मतलब उसको दोबारा से कहीं और से करने की नीड नहीं पड़ेगी। तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, अगर किसी का मन करता है ना हिस्ट्री पढ़ने का तो पढ़ सकता है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाई हुई है मैंने। इसके बाद में यहाँ पर बलराम के जो ससुर थे राजा रेवत, उन्होंने अपनी बेटी थी रेवती, उसका स्थान पर जो कन्यादान किया था, इस वजह से ऐसा कहा जाता है। इस जो ये जो प्लेस है वो रेवती के नाम पर रेवतवाड़ी रखा गया था, लेकिन बाद में बिगड़ते बिगड़ते क्या बन गया, रेवाड़ी बन गया। तो ऐसी भी मान्यताएं हैं, कहीं कहीं से हमें इसके कुछ फैक्ट्स मिल जाते हैं। तो रेवाड़ी के ऐतिहासिक पटल, रेवाड़ी को जो ऐतिहासिक पटल है उस पर लाने का जो श्रेय है वो वीर हेमू को जाता है। ये जो वीर हेमू है इसकी वजह से इसे हम क्या कहते हैं, वीरनगर, सॉरी इनकी वजह से नहीं, वैसे यहाँ पर जो आपको देखने को मिलेंगे जो भी आर्मी वगैरह के लोग हैं वो ज्यादा यहाँ से बिलोंग करते थे। तो रेवाड़ी को हम वीर नगरी के नाम से भी जानते हैं, इसलिए इसे क्या कह देते हैं कि ये क्या है, हरियाणा की वीर नगरी है। पूर्व सीएम वीरेंद्र सिंह जो हैं वो राव तुलाराम के ही वंशज कहे जाते हैं। राव वीरेंद्र सिंह जो है ना ये आपके हरियाणा के सेकंड सीएम थे। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए इलेक्शन से जो पहले सीएम बने वो भी कौन है, राव वीरेंद्र सिंह है। वैसे आपके सेकंड नंबर के हैं, लेकिन इलेक्शन के थ्रू बनने वाले आपके पहले सीएम है राव वीरेंद्र सिंह। 1967 के आसपास बने थे और कुछ टाइम के बाद में ही, मतलब इनके कुछ टाइम के बाद में ही इमरजेंसी लग गई थी, यानी कि आपातकाल लग गया था हमारे हरियाणा में, ठीक है ना। इसके बाद रेवाड़ी का रेलवे स्टेशन जो है वो हरियाणा का सबसे बड़ा और सबसे पुराना रेलवे स्टेशन था। तो आपसे पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है पहले प्रीवियस ईयर में, हरियाणा का जो सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है तो वो कौन सा है, रेवाड़ी है। और ये सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन भी है, यहाँ पर ये सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है और सबसे पुराना तो है ये, तो इसलिए इसका नाम है पड़ा, तो आप इसको पढ़ लेना। 18वीं सदी के अंतिम चरण में रेवाड़ी के रावों के छत्र छाया में पनपी चित्रकला राजस्थान की एक शाखा मानी जाती है। हरियाणा के रेवाड़ी में एक बहुत बड़ा संग्रहालय भी है। इसके साथ साथ 1909 में ब्रिटिश सरकार ने सर शादीलाल को राय बहादुर की उपाधि दी थी। ये जो सर शादीलाल हैं ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके पंजाब हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने थे। तो 1913 में ये क्या बने हैं, पंजाब हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने। 1909 में इन्हें क्या मिली है, उपाधि मिली है, इसलिए इसको याद रख लेना, एग्जाम में पूछी गई है ये। अब रेवाड़ी के उपनाम की बात कर लेते हैं। तो रेवाड़ी को हम पीतल नगरी के नाम से, बर्तन नगरी के नाम से, वीर नगरी के नाम से, अहीरवाल का लंदन कहते हैं और पीतल नगरी। तो ये वाला इंपॉर्टेंट है जितने भी पॉइंट है। तो अहीरवाल का लंदन कौन है, रेवाड़ी है, क्योंकि रेवाड़ी में अहीरों की जो है ना वो अधिकता पाई जाती है। रेवाड़ी की फेमस पर्सनालिटीज की बात कर लेते हैं। तो यहाँ की फेमस पर्सनालिटी में मोनिका सोनी है, इन्हें हरियाणा की लता मंगेशकर कहा जाता है। ये ना म्यूजिक वगैरह में बहुत अच्छी हैं। संतोष यादव मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लगातार 2 बार माउंट एवरेस्ट पर जाने वाली हरियाणा की ही नहीं बल्कि भारत की भी पहली महिला है जो लगातार से 2 बार गई हैं।
एक 1991 में और एक 1992 में। अगर आप मान लो इंग्लिश की बुक पढ़ते हैं ना एनसीईआरटी की, तो उनमें इनकी पूरी डिटेल दी गई है, इनके बारे में बताया गया है कि इनकी जर्नी कैसे रही थी। तो 3 से 4 पेजेस का चैप्टर है और वहां से हमें इनके बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो संतोष यादव लगातार 2 बार माउंट एवरेस्ट पर जाने वाली महिला थी। 1991 से 1992 में गई हैं। पहली बार 91 में, फिर दूसरी बार 92 में। सुनीता चौहान रेवाड़ी से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर है। यहाँ से शादीलाल बिलोंग करते हैं। कल्हण खान थे जो ख्याल गायक थे। राव बीरेंद्र सिंह हरियाणा के सेकंड सीएम और इन्होंने हरियाणा में हरियाणा विशाल पार्टी का गठन किया और पहले गैर कांग्रेसी सीएम भी यही थे। तो आपसे पूछा जा सकता है पहले गैर कांग्रेसी सीएम कौन है, तो वो राव बीरेंद्र सिंह है। राव तुलाराम की हम बात कर लेते हैं। 1825 में रामपुर में जन्म हुआ था इनका, जहां पर भी ऑयल रिफाइनरी लगेगी, ऑयल मिल स्थापित होगी। 1857 की क्रांति में नसीबपुर नारनौल का इन्होंने नेतृत्व किया, लेकिन ये लड़ाई लड़ते हुए यहां से चले गए और अफगानिस्तान में चले गए थे। अफगानिस्तान के काबुल में इनकी डेथ हो गई। तो कई बार ना ऐसे भी पूछ लिया जाता है हरियाणा का कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसकी जो भी दरगाह वगैरह है, जो इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो वो कहाँ पर है, अफगानिस्तान में, क्योंकि मुस्लिम कंट्री है, हम तो हिंदू है ना, मतलब हमारी तो कंट्री जो है वो धर्मनिरपेक्ष कंट्री है, बट वहां पर जो है ना वो मुस्लिम कंट्री है, तो इसलिए इस तरीके का क्वेश्चन बना के दिया जाता है। तो इनकी जो डेथ है वो 23 सितंबर 1863 को हो जाती है और इन्हीं की डेथ वाले दिन हम हमारे हरियाणा का क्या बनाते हैं, शहीदी दिवस मनाते हैं। हेमू हरियाणा में इनका जो अब हेमू के बारे में जान लेते हैं। मतलब ना एक व्यापारी थे, ये व्यापारी थे और बाद में एक मतलब कह सकते हैं कि बाद में ये दिल्ली में गद्दी पर बैठ गए, जिसकी वजह से इन्होंने मतलब ये राजा कहलाने लगे और इन्हें अंतिम हिंदू राजा के नाम से भी जानते हैं। विक्रमादित्य की उपाधि इन्होंने धारण की थी। तो हेमचंद्र हम इन्हें जानते हैं, जिनकी अकबर के साथ में लड़ाई भी हुई थी। तो अकबर के साथ जो सेकंड लड़ाई है उसमें ये मारे गए थे। जो बैरम खान था उन्होंने हेमू का जो गर्दन है वो बिल्कुल अलग कर दी थी। रेवाड़ी के पर्यटन स्थल की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर सैंड पाइपर, रामपुर महल, रानी की ड्योढ़ी, जंगल बबलर है। उद्योग धंधों की बात करेंगे तो चमड़े वगैरह का यहाँ पर काम ज्यादा है, बर्तन का उद्योग ज्यादा है। हीरो होंडा मोटरसाइकिल यहाँ की फेमस है। यहाँ पर रेवाड़ी में धारूवेड़ा जो है इसे उभरती औद्योगिक नगरी के नाम से भी जाना जाता है, तो इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टिक कर लेना। रेवाड़ी में जो कुंड क्षेत्र है ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सलेट पत्थर के लिए बहुत ज्यादा फेमस माना जाता है, तो इसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं बड़े। अब ये जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगी मैं आपको, ये आपके बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पर रेवाड़ी में युद्ध संग्रहालय बना हुआ है। हरियाणा में पहली गौशाला 1880 में स्थापित की गई थी और यहाँ पर आपके स्वामी दयानंद सरस्वती जी स्वयं आए थे और यहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि 17 to 18 डेज तक जो दयानंद सरस्वती जी हैं वो यहाँ पर रहे थे और आखिरी दिन उन्होंने यहाँ पर जाते हुए गौशाला की स्थापना की थी। आर्य समाज की स्थापना भी 1880 में स्वामी दयानंद सरस्वती जी लेकर आए और रेवाड़ी की जो पहली ट्रेन है 1873 में दिल्ली से रेवाड़ी तक चली है। सौर ऊर्जा ट्रेन की बात की जाए तो 1873 में दिल्ली से रेवाड़ी तक सौर ऊर्जा ट्रेन चली। ये इंपॉर्टेंट है। हरियाणा की पहली सीएनजी ट्रेन रेवाड़ी से रोहतक तक 2015 में चली है, तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद हम चलते, हमारा लास्ट पेज ये हरियाणा में रेवाड़ी जिला सबसे अधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला, ये पॉइंट मैंने आपको बता दिया है। रेवाड़ी में साउथ पुलिस रेंज का हेडक्वार्टर है। हरियाणा का पहला CFL गांव जो है बिनोला, वो कौन सा है, रेवाड़ी में ही है। इसके साथ साथ यहाँ पर कैंसर संस्थान जो है वो भी मनेठी के रेवाड़ी में स्थापित किया जा रहा है। सैनिक स्कूल यहाँ पर कुंजपुरा करनाल में पहला सैनिक स्कूल स्थापित किया गया था, लेकिन रेवाड़ी में भी आपको यहाँ पर सैनिक स्कूल देखने को मिलने वाला है। वन स्टॉप सखी सेंटर जो है ये रेवाड़ी में है। ये तो आपके HSSC TGT के एग्जाम में भी पूछा गया था, ठीक है ना, इससे रिलेटेड सा ही क्वेश्चन था। तो ये आपकी हो जाती है आज की 2 डिस्ट्रिक्ट्स कंप्लीट और मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ कि आपको ये डिस्ट्रिक्ट्स जो है वो समझ में आ गई होंगी और आपका यहाँ से रिवीजन भी कंप्लीट हो गया होगा। तो मिलेंगे अब हमारी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट 2 डिस्ट्रिक्ट स्ट्रेटेजी के साथ। 2 डिस्ट्रिक्ट पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में हम और 11 डेज में हम टारगेट लेकर चलेंगे हमारी डेली की 2 डिस्ट्रिक्ट कंप्लीट करने का। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रह सकते हैं। अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर नहीं किया तो शेयर कर देना। और जो भी एस्टेट की प्रिपरेशन कर रहा है या किसी अदर हरियाणा के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है या किसी भी टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, तब आप उसे हमारे चैनल के साथ में जोड़ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।